हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में ही जो भी हमारा चैप्टर चल रहा था गुप्त वंश से रिलेटेड, उसी को आज हम पुनः कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं इस गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड, उनको आप पहले बड़े ही सहजता के साथ में अटेंड करेंगे एंड उसके पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट करेंगे। ठीक है, तो उन वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के सहजता पूर्वक उन सारी क्लासों को अटेंड कर लीजिएगा एंड तत्पश्चात यहाँ पे आकर के अपना अध्ययन करेंगे। ठीक है, बाकी आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो उसी गुप्त साम्राज्य में ही गुप्त साम्राज्य या जो भी हम पढ़ रहे थे गुप्त वंश का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में आज हम पुनः चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोगों ने इससे पहले थोड़ा सा रिवीजन मोड लेते हैं कि इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने अध्ययन क्या किया। तो इससे पहले हम लोगों ने जो अध्ययन किया था वो अध्ययन किया था गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में। प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में एंड जो इसी में हम लोगों ने और बात की वो बात की प्रशासनिक के बाद में सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में। एंड जो हमने और बात करनी वो बात करनी हमें इसी चैप्टर के अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में, आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में। एंड जो और बात करनी है इसी के पश्चात में वो हम बात करेंगे थोड़ा सा धार्मिक क्षेत्र की, यानी गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत जो हमारी धार्मिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार के धर्म हमारे वहां पे देखने के लिए मिलते हैं। एंड इसी के पश्चात में हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे यहाँ के कला एवं संस्कृति का, संस्कृति के संदर्भ में इसका भी भरपूर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यार क्लास में पूरी एकाग्रता के साथ में बने रहेंगे मेरे साथ में शुरू से लास्ट तक में और बाकायदा एंजॉय करते हुए देखते हैं हम लोग इसी में जो भी हम लोगों ने बात की वो बात की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में एंड सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में। तो इन दोनों का अध्ययन हम लोगों ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से किया एंड इसी के पश्चात में इनकी बात आज हम करेंगे इस क्लास में। हो जाता है तो फिर से बोलेंगे बेटर है, नहीं होता है तो एक पुनः क्लास अटेंड करेंगे और उसको हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिलहाल में इसकी हम लोग अलग क्लास अटेंड करेंगे, ये कला एवं संस्कृति की। आज इन्हीं दोनों का अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसी गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत कि हमारी वहां की जो भी आर्थिक व्यवस्था थी या गुप्त वंश के अंतर्गत या गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी, वहां की अर्थव्यवस्था का संचालन कैसे होता था, इस संदर्भ में पढ़ने का प्रयास करेंगे। एंड वहां की जो भी हमारी धार्मिक कंडीशन थी यानी गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत या गुप्त वंश के अंतर्गत किस प्रकार के धर्म हमारे उभर करके सामने आए जिसको लोगों ने भी अपनाया और गुप्त वंश के जो भी हमारे शासक थे
उन्होंने भी उस धर्म का प्रचार प्रसार किया और बाकायदा गुप्त साम्राज्य के लोगों ने उसको क्या किया, यानी एक तरीके से उनको फॉलो भी किया और पालन भी किया। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के संदर्भ में आज की हमारी पूरी क्लास ये क्या होगी, बेस्ड होगी। बात करते हैं आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में। देखते हैं इसी में गुप्तकालीन या गुप्त काल की आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। सर्वप्रथम हम लोगों ने इससे पहले भी अध्ययन किया या इसके पहले की क्लास में भी मैं बड़े ही बेहतरीन तरीके से बोल चुका हूं कि यार मतलब अगर किसी भी वंश का, किसी भी साम्राज्य का या किसी भी क्षेत्र का हमको अध्ययन करना है और वहां के स्थिति के बारे में या वहां की सभ्यता के बारे में हमको अगर अपनी एक बौद्धिक क्षमता विकसित करनी है स्वयं की, तो हमको उस क्षेत्र के बारे में पर्सनली तरीके से क्या करना पड़ेगा, वहां की सामाजिक स्थिति, वहां की राजनीतिक स्थिति, वहां की अर्थव्यवस्था, इस तरीके की जितनी भी कंडीशनें हो सकती हैं उनका हमें अध्ययन करना पड़ेगा। तभी हम एक अपनी बेहतर बौद्धिक क्षमता का निर्माण कर पाएंगे। ठीक है, जिससे स्वयं का हमारा मस्तिष्क उस सभ्यता के बारे में क्या होगा, विस्तरित होगा। हमारी क्या होगी, इस सभ्यता के संदर्भ में या उस साम्राज्य के संदर्भ में एक नए आयाम की सोच विकसित कर पाएंगे और इसी संदर्भ में हम एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं इस गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न बनता है तो। ठीक है, तो अपनी स्वयं की बौद्धिक क्षमता विकसित होगी। एंड इसी के संदर्भ में अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अगर बात करें कि गुप्त साम्राज्य में जो भी हमारी अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, तो हम लोग ये चीज पहले भी पढ़ चुके हैं। जितनी भी सारी चीजें हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के अंतर्गत अध्ययन किया, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो, वैदिक सभ्यता हो या उसके पश्चात में मौर्य साम्राज्य आता है, मौर्यों के पश्चात में, इन सारी चीजों में हम लोगों ने जब अध्ययन किया इस अर्थव्यवस्था के संदर्भ में तो पूरी तरीके से 2 या 3 तथ्यों पे बात की। और चाहे आज की स्थिति हो, वर्तमान की या प्राचीन स्थिति हो, अगर अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हमको जानकारी एकत्रित करनी है या कुछ भी हमको अध्ययन करना है अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, तो 2 से 3 पॉइंटों पे हम लोग बात करेंगे और इन्हीं 2 से 3 तथ्यों पे पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था हमारी बेस्ड होती है, चाहे वो प्राचीन काल की हो या फिर वर्तमान काल की हो। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत हम जो अध्ययन करेंगे अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वो सर्वप्रथम बात करेंगे कृषि की। किसकी बात करेंगे, कृषि का अध्ययन करेंगे। एंड कृषि के पश्चात में जो सेकंड बात करेंगे वो व्यापार के संदर्भ में बात करेंगे। एंड व्यापार के पश्चात में जो हमने नेक्स्ट बात करनी है वो बात करनी है उद्योग के संदर्भ में। अगर इतने से मन नहीं भरता तो हम एक पॉइंट और लिखते हैं यहाँ पे, जिसको हम मुद्रा के नाम से जानते हैं। और यह एक ऐसा तथ्य है, मुद्रा वर्ड हम लोग पहली बार यूज कर रहे हैं, यानी इसके संदर्भ में बुक में किसी भी प्रकार का कोई तथ्य नहीं दिया गया, लेकिन एक प्रकार से जोड़ देते हैं हम। ठीक है, तो मुद्रा के संदर्भ में भी हमको यार अर्थव्यवस्था से रिलेटेड मुद्रा भी है, मुद्रा भी अर्थव्यवस्था से ही रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि मुद्रा का जो भी हमारा विकास होता है वो यार बहुत प्राचीन से चला आता है। तो यहाँ पे जो व्यापार होता था वो मुद्राओं के माध्यम से ही होता था। तो यह भी एक प्रकार का अर्थव्यवस्था का क्या थी, साधन थी। तो इसकी भी चर्चा हम लोग यहाँ पे गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत
करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो बात करते हैं अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, वो बात करते हैं कृषि क्षेत्र की। तो इस कृषि क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें अर्थव्यवस्था में, तो सर्वप्रथम ये बात करते हैं कि यार चाहे वो प्राचीन काल हो या अभी तक की भी बात कर लेते हैं, वर्तमान स्थिति की भी बात करते हैं, वर्तमान में भी कृषि को महत्वता दी जाती है। इंडिया में सर्वप्रथम कृषि सेक्टर ही हमारा जीडीपी का मानक है। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र हमारा जो भी है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जीडीपी की दृष्टि से। एंड यार जीडीपी की दृष्टि से तो होता ही है, एंड इंडिया को आगे विकसित करने की दृष्टि से भी कृषि सेक्टर जो है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये जो कृषि का क्षेत्र है यार, वर्तमान स्थिति में भारत के अधिकांश क्षेत्रों में कृषि ही एकमात्र ऐसा साधन है जो कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वैसे भी अभी उतना डेवलप इंडिया नहीं हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, विकासशील देशों में इसकी गिनती की जाती है, ना कि विकसित देशों में। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादातर जो लोग निवास करते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करते हैं, जिस कारणवश वो अपना जीवन निर्वहन करने के लिए कृषि को अपना मतलब एक साधन के तौर पे अपनाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो ये वर्तमान स्थिति की बात है। लेकिन अगर प्राचीन स्थिति की बात करें, यानी पुराने समय में जब हमारा गुप्त वंश चल रहा था, उस समय की बात करें, तो ये हमारा जो गुप्त वंश होता है, इसके समय में भी हमारा कृषि ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साधन थी लोगों के जीवन का निर्वहन करने के लिए। ठीक है यार, सोचिए ना, जब प्राचीन काल में इतनी ज्यादा थी क्योंकि उतना ज्यादा विकास हुआ नहीं था, अभी तो नया नया दौर ही चल रहा था कि कुछ हमारे सभ्यता उभर करके आती है, महाजनपद वगैरह आते हैं, उसके बाद मौर्य साम्राज्य आता है, तो अभी तो विकास होना स्टार्ट हुआ था, अभी तो बस्तियां बनना स्टार्ट हुई थी, यानी लोग नगर बसाने लगे थे। नगर बसाने के बाद में राजा महाराजाओं का दौर आता है, तो ये तो केवल अभी एक नया दौर स्टार्ट हुआ था इंडिया में लोगों के रहने के लिए, जो कि काफी सारी चीजें होती है। इतिहास में इंटरेस्ट बनाना है तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए, घटनाओं का भरपूर आनंद लेते हुए अगर हम लोग अध्ययन करते हैं, तो यार ये मेरी गारंटी है कि इतिहास से बेहतर कोई सब्जेक्ट हमें नहीं लगना है। क्योंकि प्राचीन समय से लेकर के आधुनिक समय तक का अगर इतिहास हम लोग अध्ययन करते हैं, तो एक पूरी तरीके से कहानी बनती है कि पूरे के पूरे इंडिया में कब हुआ, क्या हुआ और कैसे हुआ। ये तीनों इतिहासों को पढ़ने के बाद में समझ में आना है, पूरी एक कहानी बनेगी। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये जो हमारा कृषि का सेक्टर था, ये कृषि का सेक्टर एक महत्वपूर्ण सेक्टर के तौर पे हमारा जाना गया गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत। और इसको आज वर्तमान स्थिति में हम लोग इकोनॉमिक्स का अध्ययन करेंगे, तो क्लास 9th की कक्षा 9 की एनसीईआरटी उठाना इकोनॉमिक्स की, उसमें पहला चैप्टर ही हमारा दिया गया है, पालनपुर की कहानी दी गई उसमें। ठीक है, तो उसमें ये दिया गया है कि कृषि सेक्टर किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो वर्तमान में अगर हम लोग कृषि की बात करेंगे, तो होता है ना प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड एक सेक्टर हमारा और होता है तृतीयक सेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन्हीं तीनों सेक्टरों का वर्तमान की अगर अर्थव्यवस्था में काउंटिंग करेंगे, तो ये तीनों ही सेक्टरों के अंतर्गत, ये प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये हमारी हुई वर्तमान में। और कृषि जो है, इसको अगर प्राचीन समय में बात करेंगे, तो प्राचीन समय में ये कृषि हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आय का साधन हुआ करती थी। किसके आय का साधन? अब यार जरूरी ना, वहां के जो लोग हैं उन लोगों के द्वारा कृषि की गई, और सबसे महत्वपूर्ण हमारा मतलब जीवन यापन करने के लिए कृषि ही था। पुराने समय में उतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं था कि लोग अलग अलग कार्य कर सकें और राजा को टैक्स दे सकें, जिससे राजा पूरे साम्राज्य का प्रशासन चला सके। और
इसी तरीके की बहुत सारी चीजें राजा के द्वारा की जाती थी या शासक के द्वारा की जाती थी। तो आय का सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा केंद्र बिंदु था वो कृषि ही था, और इस समय राजा के लिए टैक्स लेना भी जरूरी था। वर्तमान में भी जो हमारी गवर्नमेंट है या सरकार है ये भी टैक्स लेती है, तभी पूरा का पूरा इंडिया हमारा संचालित रूप से या सुचारू रूप से चलता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से उस समय के जो हमारे शासक थे वो भी आम जनमानस के थ्रू या उनके जो अधिकारी थे वो समाज में जाते थे, और कृषि से जुड़ा हुआ जो भी मतलब उनके पूरे उसमें से जुड़ा हुआ जो भी टैक्स होता था वो राजा को ला करके दिया करते थे, जिससे राजा अपने पूरे के पूरे साम्राज्य की देखभाल करता था, या जो भी सारी मतलब चीजों की आवश्यकता होती थी उन आवश्यकताओं की पूर्ति राजा अपने कर संग्रह से किया करता था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कृषि की बात है। और इस समय जो हमारी कृषि का कर लिया जाता था यानी जो टैक्स लिया जाता था वो राजा के थ्रू टैक्स कितना लिया जाता था, यानी किसी भी व्यक्ति को अगर टैक्स देना है तो वो राजा को टैक्स कितना देगा इसका निर्धारण भी इतिहासकारों ने अनुमान के आधार पे गुप्त साम्राज्य की टैक्स व्यवस्था हमको बताई है इतिहास के माध्यम से, और ये पूरी तरीके से काल्पनिक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इसको हम लोग पूरी तरीके से ना सत्य मानते हैं और ना ही असत्य मानते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा कुल जो भी उसका आय हुआ होगा उसका 1/4 या 1/6 हमको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा राजा को। और इसी टैक्स के माध्यम से ये जो मतलब आम जनमानस के थ्रू जो भी टैक्स राजा को प्राप्त होता था या शासक को प्राप्त होता था उसी के द्वारा शासक या इस गुप्त साम्राज्य का जो भी हमारे राजा हुए वो यार पूरी तरीके से क्या करते थे कि अपने प्रशासन का संचालन या अपने साम्राज्य का संचालन करते थे। ठीक है, तो ये हुआ कृषि का सेक्टर। करते हैं थोड़ी सी व्यापारिक व्यवस्था की बात करते हैं कि क्या यहाँ पे व्यापार वगैरह होता था, गुप्त साम्राज्य में क्या व्यापार वगैरह का सिस्टम था या नहीं था, या व्यापार होता भी था तो किस प्रकार का व्यापार होता था, आंतरिक व्यापार होता था या बाह्य व्यापार होता था, और व्यापार करने के लिए किस प्रकार के लोग व्यापार यहाँ पे करते थे। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता या इस प्रकार के जितने भी चैप्टर हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं उनसे थोड़ी सी कंपैरिजन करना यहाँ के अर्थव्यवस्था की और सिंधु घाटी सभ्यता के अर्थव्यवस्था की, या इसके पश्चात में जो भी हमारे वैदिक सभ्यता या पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, जो भी हमारे ये नगरीय सभ्यताओं का विकास होता है या ग्रामीण सभ्यताओं का विकास होता है, इनकी अर्थव्यवस्थाओं से थोड़ी सी कंपैरिजन कर देना। ठीक है, तो जिस प्रकार से वहां पे हमारी अर्थव्यवस्था का सारा सिस्टम था यहाँ पे भी अर्थव्यवस्था का सिस्टम सारा वैसा ही है, केवल यहाँ पे कृषि के क्षेत्र में ये टैक्स के जो भी लेन देन का सिस्टम था या राजस्व जो कर संग्रह था ये चेंज हो गया, और व्यापार का सिस्टम भी चेंज हो गया। मैंने शुरू से ही बोला यार कि चाहे जिस भी सभ्यता का अध्ययन अगर हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत करेंगे तो वो यार इन्हीं तीनों चारों मतलब तथ्यों पे हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था बेस्ड होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये जो व्यापार था, व्यापार के संदर्भ में अगर बात करें तो यहाँ पे भी व्यापार जो होता था आंतरिक व्यापार एंड बाह्य व्यापार, दोनों प्रकार के व्यापार के साक्ष्य हमको पुरातत्वविदों को प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसी के पश्चात ही इतिहासकारों ने पूरा का पूरा इतिहास लिखा गुप्त साम्राज्य का। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में ये जो व्यापार है हम लोगों ने क्या बात की कि दो प्रकार के व्यापारों के साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। पहला हमारा बाह्य व्यापार
बाह्य व्यापार एंड दूसरा है हमारा आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार के नाम से जानते हैं। बाह्य व्यापार जो भी था ये गुप्त साम्राज्य के बाहरी क्षेत्रों में किया जाता था, और आंतरिक व्यापार ये केवल और केवल गुप्त साम्राज्य जहां तक विस्तरित था, अर्थात इंडिया के क्षेत्र के अंतर्गत ही ये आंतरिक व्यापार होता था। वर्तमान की स्थिति से बात करें तो आज भी जैसे इंडिया हमारा व्यापार करता है तो होता है ना कि एक तरीके से बोले आयात और निर्यात होता है। तो इंडिया का जो भी सारा सिस्टम है जो इंडिया में बनता है और बाहरी देशों में जाता है व्यापार के लिए, उसको हम लोग बाह्य व्यापार बोलते हैं। और आंतरिक व्यापार ये हो गया कि भारत में बनी हुई चीज भारत के अंदर ही बेची जाती है, इसी को हम लोग आंतरिक व्यापार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार की व्यापार आज भी इंडिया के अंतर्गत होता है। और यह प्रणाली कब से चली आ रही है, तो बात करें यह प्रणाली जो भी चली आ रही है ये प्राचीन समय से क्रम अनुसार इसी प्रकार से व्यापारिक व्यवस्था संचालित होती थी। ठीक है, एंड इसी के संदर्भ में व्यापार करने के लिए एक प्रकार का बोलना चाहे तो एक श्रेणी व्यवस्था बनाई गई थी प्राचीन समय में। मतलब गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत एक श्रेणी के रूप में या एक श्रेणी को क्रमबद्ध करते हुए एक हमारी बनाई गई थी गुप्त, मतलब एक तरीके से बोले तो समूह टाइप में, या एक तरीके से बोले संगठन बनाया गया था, संघ बनाया गया था गुप्त साम्राज्य के शासकों के द्वारा कि ये जो संघ हम लोग बना रहे हैं इस संघ के माध्यम से पूरे के पूरे साम्राज्य का जो भी हमारा व्यापार होगा यही संघ करेगा, इसके अलावा कोई दूसरा संघ किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं कर सकता है। तो ये बात पकड़ने वाली है। ठीक है, और ये जो सारा सिस्टम है इस संघ के माध्यम से ही व्यापार होता था, और यही संघ जो है व्यापार करता था बाहरी क्षेत्रों में। और यहाँ पे एक बात ये नोट करेंगे कि ये जो संघ था ये यार आंतरिक क्षेत्रों के लिए अलग संघ था और बाहरी क्षेत्रों के लिए अलग संघ था। इन्हीं संघों के माध्यम से या इन्हीं संगठनों के माध्यम से क्या होता था कि व्यापार हमारा गुप्त साम्राज्य का संचालित होता था। ठीक है, और इसके जो हेड हुआ करते थे, यानी जाहिर सी बात है कि अगर कोई संघ बनाया जाएगा या किसी भी प्रकार का कोई संगठन बनाया जाएगा तो उसका कोई ना कोई हेड होगा। तो इसी प्रकार से इस गुप्त साम्राज्य में जो भी हमारा संगठन संगठित किया गया व्यापार करने के लिए, इसमें एक हमारा हेड होता था जिसको हम लोग ज्येष्ठक के नाम से जानते हैं। ज्येष्ठक के नाम से जानते हैं। यही ज्येष्ठक के नेतृत्व में पूरा का पूरा संघ चलता था व्यापारिक दृष्टि से, और यही जो ज्येष्ठक होता था व्यापार करने के पश्चात में जो भी हमारा इनकम होता था या जो भी आय एकत्रित होती थी उस व्यापार के माध्यम से वो आय वो राजा के पास में ले जाकर के संग्रहित कर देता था। होता है ना राजा के पास में कैसे, तो आजकल जैसे हमारा चलता है ना कि एक तरीके से बोले सरकारी खजाना जिसको बोलते हैं, सरकारी खजाना, ये टैक्स वगैरह कहां पे जाता है, ये आज का जो टैक्स लोग देते हैं ये कहां पे जाता है, गवर्नमेंट फंड में जाता है, यानी जिसको सरकारी खजाना बोलते हैं सारा सिस्टम उसी में जाता है। और उसी के माध्यम से पूरी की पूरी जो भी हमारी गवर्नमेंट है इंडिया की, उसी पैसे से पूरा का पूरा प्रशासन या इंडिया में जो भी सारी चीजें हो रही हैं प्रेजेंट टाइम में, ये सारा सिस्टम उसी खजाने से चल रहा होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये ज्येष्ठक व्यापार करने के पश्चात में जो भी आय होती थी वो आय राजा को एकत्रित करके देता था, और वो राजा जो होता था या जो शासक होता था वो उसी एकत्रित किए हुए आय को क्या करता था, पूरे के पूरे अपनी प्रजा के ऊपर, अपने साम्राज्य के ऊपर, या जो भी सारा सिस्टम था साम्राज्य से रिलेटेड उनकी देख रेख में ही खर्च करता था, जिससे उसका साम्राज्य और डेवलप हो सके, और डेवलप होने के साथ साथ
और मजबूत हो सके, ताकि कोई दूसरा बाहरी क्षेत्र का शासक आक्रमण ना कर सके और ना ही आक्रमण करने का प्रयास करे। तो इसी तरीके करके जो प्राचीन शासक थे वो क्या करते थे, अपने साम्राज्य को और मजबूत बनाते थे। तो इस क्रम में टैक्स लेना भी जरूरी है। अगर टैक्स नहीं लिया गया तो टैक्स अगर नहीं लिया तो राजा के पास फंड नहीं आएगा, फंड नहीं आएगा तो जो भी सारा सिस्टम है राजा कर नहीं पाएगा, उसका साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसित हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए टैक्स भी आवश्यक है। इसीलिए यहाँ का शासक भी क्या करता था, टैक्स लेता था और ये ज्येष्ठ व्यापार के माध्यम से सारा सिस्टम करता था। ठीक है, और इसी के संदर्भ में बात करें तो गुप्त साम्राज्य का उस समय प्राचीन काल में जो भी हमारा व्यापारिक केंद्र था, यानी जहां से व्यापार संचालित होता था, हमेशा हमेशा वो सबसे प्रमुख हमारा व्यापारिक केंद्र था उज्जैन का, जो कि आई थिंक मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इसको भी याद रखना है हमने। क्या याद रखना है, यानी गुप्त काल की जो भी हमारी व्यापारिक केंद्र था, व्यापारिक केंद्र था या व्यापार का जो केंद्र बिंदु था, जहां से हमेशा बाहरी क्षेत्रों में व्यापार किया जाता था, वो सबसे प्रमुख जो केंद्र था उसको उज्जैन के नाम से जानते हैं। उज्जैन आई थिंक ये मध्य प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में। तो यहीं से क्या होता था कि यहीं से गुप्त साम्राज्य का व्यापार हमारे ज्यादातर संचालित होता था। एंड इसी के संदर्भ में अगर बात करें तो जो हमारा व्यापारिक केंद्र तो ये हो गया, लेकिन हमारा व्यापारिक केंद्र था ये स्थल के तौर पे है, लेकिन एक हमारा व्यापारिक बंदरगाह के तौर पे, यानी पोर्ट के तौर पे, जहां से जलीय क्षेत्र हमारे होते हैं ना, तटीय वाले क्षेत्रों से बाहर के थ्रू, यानी जो भी हमारे नेविगेशन सिस्टम था या जहाजों के माध्यम से बाहरी क्षेत्रों में व्यापार होता था, तो इसके लिए भी एक बंदरगाह था जिसको हम लोग एक लिप्त करके आता है, इसको भी याद रखना है। यानी गुप्त काल की प्रमुख जो व्यापारिक बंदरगाह था, प्रमुख व्यापारिक जो हमारा बंदरगाह था वो क्या था, ताम्रलिप्त के नाम से जानते हैं। ये हमारा प्राचीन समय में या गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह के तौर पे इस स्थान को हम क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। एंड यार व्यापार वगैरह होता था तो जाहिर सी बात है मुद्राओं का प्रयोग भी होता रहा होगा, ये बात भी हम लोग जानते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने वैदिक सभ्यता तक या पूर्व वैदिक उत्तर वैदिक काल तक पढ़ा, तो वहां पे क्या होता था कि मुद्राओं का विकास नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे आते आते मुद्राओं का विकास हो गया, सिक्कों का विकास हो गया, जिस कारण वह सिक्कों के माध्यम से व्यापार क्या होता था, संचालित होता था। और हम लोगों ने इससे पहले की क्लास में ये अध्ययन किया है बड़े ही बेहतरीन तरीके से कि जो भी हमारा व्यापार होता था वो सिक्कों के माध्यम से होता था, ये हम भी जानते हैं। लेकिन गुप्त काल में सर्वाधिक जो सिक्के चलाए गए वो सोने के सिक्के चलाए गए। ठीक है, तो इन सोने के सिक्कों के माध्यम से क्या होता था कि व्यापार संचालित होता था। तो ये जो मुद्रा है हमारी, इस मुद्रा को भी हम अर्थव्यवस्था की श्रेणी में इसी कारणवश डालते हैं कि यहाँ पे मुद्राओं में गुप्त काल में जो हमारा मुद्राओं के माध्यम से व्यापार होता था वो प्रमुख दो प्रकार की मुद्राएं थी। कौन कौन सी? दो प्रकार की मुद्राएं थी हमारी, जिनके माध्यम से व्यापार हमारा गुप्त साम्राज्य का संचालित होता था। कौन कौन सी? पहला था हमारा सोने की मुद्रा, सोने की मुद्राएं, एंड दूसरा था हमारा चांदी की मुद्राएं, चांदी की
मुद्राएं या चांदी के सिक्के हमारे चलाए गए थे गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत, और इसके अलावा अन्य धातुओं के भी सिक्के चलाए गए, लेकिन वो गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं जितने महत्वपूर्ण हमारे ये सोने और चांदी के मुद्राएं होती हैं। सोने की मुद्राएं सबसे अधिक मात्रा में गुप्त शासकों के द्वारा ही चलाया गया, तो ये फैक्ट भी हमें याद रखना है। और ये जो चांदी की मुद्रा थी, ये चांदी की मुद्रा हम लोगों ने इससे पहले की क्लास में अध्ययन किया कि चंद्रगुप्त द्वितीय नामक शासक था इस गुप्त साम्राज्य का, जिसने शकों को पराजित किया था, और इसी उपलक्ष्य में उसने क्या किया था कि दो कार्य किए थे। दो कार्य कौन से? एक कार्य ये किया उसने कि अपना नाम चेंज कर दिया, अपने नाम को और गौरवान्वित करवाने के लिए एक उपाधि उसने धारण की थी दूसरे राजाओं की अपेक्षा में। क्या? कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। एंड दूसरी स्थिति उसने ये बनाई कि उसने चांदी के सिक्के चलवा दिए जब वो शकों को पराजित करता है। तो किसके द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्के? वो चलाए गए विक्रमादित्य के द्वारा, या जिसको हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसी के द्वारा चांदी के सिक्के चलाए गए। ये जो सोने के सिक्के थे, इनको गुप्त काल के अंतर्गत दीनार कहा गया था, यानी इसको इतिहासकारों ने अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए जो नाम दिया वो सोने के सिक्के नाम दिया। लेकिन उनको जब साक्ष्य प्राप्त हुआ, उन्होंने बाकायदा अध्ययन किया सिक्कों के संदर्भ में, तो यार उन्होंने ये अनुमान लगाया कि यहाँ के जो सोने के सिक्के थे उनको गुप्त वंश के शासक जो हैं वो क्या कह के संबोधित करते थे? दीनार कह करके संबोधित करते थे, ठीक है। ये चीज में हमें याद रखनी है। एंड ये जो चांदी के सिक्के थे, इसको इतिहासकारों ने क्या नाम दिया? तो इसको रुपया का नाम दिया। चांदी के सिक्के को गुप्त वंश के जो भी शासक हैं वो रुपया का कह करके क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। तो इसको भी हमने क्या करना है? याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में यहाँ पे जो सामंती व्यवस्था थी, हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले कि यहाँ पे एक व्यवस्था और होती थी, सामंती व्यवस्था, राजा के अंदर राजा, राजा के अंदर राजा। तो वो व्यवस्था भी अपनी एक तरीके से बोले तो वो थोड़ा सा बढ़ गई थी यहाँ पे आकर के। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे हर्षवर्धन काल की, यानी पुष्यभूति वंश। वहां पे ये सामंती व्यवस्था क्या होती है? एकदम चरम सीमा पे होती है, एक तरीके से यही बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हमने याद रखना है। एंड इसी के संदर्भ में ये हुआ हमारा मुद्राओं के संदर्भ में, थोड़ा सा ये पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी क्या कि गुप्त काल की आर्थिक व्यवस्था। हम लोगों ने बात की कृषि के संदर्भ में, व्यापार के संदर्भ में, उद्योग के संदर्भ में एंड मुद्रा के संदर्भ में, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में बात करते हैं गुप्त साम्राज्य की, जो भी हमारी धार्मिक कंडीशन थी, थोड़ी सी चर्चा उसकी करते हैं हम। देखते हैं इसी में गुप्त काल की धार्मिक स्थिति, यानी यहां पे जो धार्मिक सिस्टम था वो कैसा था गुप्त देखते हैं यार इसी में गुप्त साम्राज्य के जो भी हमारी धार्मिक कंडीशन थी उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इस संदर्भ में अगर बात करें
तो समाज में इस समय कई प्रकार के नए नए धर्म उभर करके सामने आ रहे थे। ठीक है, तो इन्हीं सारी परिस्थितियों को देखते हुए गुप्त साम्राज्य में भी कई ऐसे हमारे नए नए समुदाय देखने के लिए मिलते हैं, या कई ऐसे नए नए धर्मों का उदय देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली जो कि इतिहासकारों ने एक इस चैप्टर के माध्यम से, यानी गुप्त साम्राज्य में जो भी हमारी धार्मिक कंडीशन थी उसके बारे में बाकायदा अध्ययन भी किया पुरातत्वविदों के माध्यम से, एंड इतिहासकारों ने उसके पश्चात गुप्त साम्राज्य का इतिहास बड़े बेहतरीन तरीके से लिखा, और उस इतिहास में उन्होंने बड़े ही बेहतरीन तरीके से गुप्त काल की पूरी धार्मिक स्थिति का भी क्या किया, व्याख्या करके रख दिया। इस समय 6ठी शताब्दी ईसा दौर से यार हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि नए नए धर्मों का उदय होता है, जिसमें से बेसिकली जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये हमारे समाज में प्रमुख रूप से उत्थानित होते हैं। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, काल आगे बढ़ता है, नए नए राजवंशों का उदय होता है, नए नए राजा इस इंडिया वाले क्षेत्र में देखने के लिए मिलते हैं, और कुछ बाहरी शासकों के आक्रमण को भी देखने का प्रयास किया जाता है इतिहासकारों के माध्यम से, या उनको हम देखते भी हैं जो बेसिकली इंडिया के बाहर से आते हैं और इंडिया में रह करके अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं, और यहीं पे अपनी सल्तनत को या अपनी गद्दी स्थापित करके यहाँ का पूरा प्रशासन या जो भी सारा सिस्टम होता है वो चलाने लगते हैं। तो उनके भी अपने कुछ नए नए धर्म होते हैं जो कि समाज में उनका भी प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं कि बाहर से जो शासक आए उनका इंडिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उन शासकों का भी अपना एक धर्म रहा होगा, जिससे कि वो जब यहाँ पे अपनी सत्ता को समाप्त करते हैं, पुनः वापस जाते हैं, या कोई नया राजवंश उभर करके आता है इंडिया में, तो उनका जो पहले वाले शासन थे उनका कुछ ना कुछ धार्मिक प्रभाव रहा होगा जो कि यहाँ के लोगों ने अपनाया होगा। तो इसी प्रकार से यार जैसे ही हमारा समय आगे बढ़ता है तो काफी सारे नए नए धर्म उभर करके आते हैं। नए नए धर्मों के साथ में कई हमारे और अन्य धर्म भी आते हैं जो कि समाज में लोगों के द्वारा उनको अपनाया जाता है। ठीक है, तो इन्हीं सारी परिस्थितियों को देखते हुए और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए जो गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत नए नए धर्म थे, उनमें से बेसिकली इस समय भी जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं अन्य धर्मों का बोलबाला था। लेकिन इतना ही नहीं, अन्य धर्मों में यार ये जो गुप्त साम्राज्य के जो शासक थे ये क्या करते हैं कि ये वैष्णव धर्म को अपनाते हैं, जो कि इससे पहले के चैप्टर में हम लोगों ने बाकायदा अध्ययन किया। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वैष्णव धर्म को अपनाते हैं, इसको बढ़ावा देते हैं, और जैसा कि हम लोग ये पढ़ भी चुके हैं यार कि मतलब जो भी हमारे शासक थे, इससे पहले शक वंश वाला हम लोगों ने पढ़ा, कुषाण पढ़ा, सातवाहन पढ़ा, तो इस समय थोड़ा सा ये जो भी ब्राह्मण वंश उभर रहे थे समाज में, इनका मत ये था कि जो भी हमारे मौर्य शासक हैं वो क्या करते हैं कि बौद्धों को ज्यादा तवज्जो देते हैं, यानी समाज में बौद्ध धर्म का बोलबाला ज्यादा था। तो इसी कारणवश इनके जो सेनापति थे, यानी लास्ट में बृहद्रथ बचता है, तो इनका एक सेनापति होता है पुष्यमित्र शुंग, जिसने इनकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की, जो कि एक नया धार्मिक वंश के तौर पे आता था, जिसको हम लोग ब्राह्मण वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसी को हम वैष्णव धर्म के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ हमारा समाज में ब्राह्मण वंश भी देखने के लिए मिला, वैष्णव धर्म भी देखने के लिए मिला, और जैन धर्म भी देखने के लिए मिला, बौद्ध धर्म भी देखने के लिए मिला। तो ऐसे कई सारे ऐसे समुदाय हैं समाज में जो इस समय भी उनका मतलब एक तरीके से बोले तो बोलबाला ज्यादा था। लेकिन गुप्त साम्राज्य में आते ही थोड़ा सा बौद्धों की स्थिति और जैन धर्म से रिलेटेड जो भी स्थिति होती है या अन्य धर्मों की जो भी स्थिति होती है, ये थोड़ा सा जटिल हो जाती है या थोड़ा सा कम हो जाती है।
और जो वैष्णव धर्म था या ब्राह्मण धर्म था ये थोड़ा सा और ऊपर हो जाता है। यानी इस धर्म को मानने वाले लोग समाज में या ब्राह्मण साम्राज्य में या ये जो हमारा गुप्त साम्राज्य है यहाँ पे वैष्णव धर्म को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। किसकी अपेक्षा? जैन धर्म और बौद्ध धर्म की अपेक्षा। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कि इस समय समाज में जैन धर्म नहीं था, बौद्ध धर्म नहीं था, ये सारे धर्म भी अपनी जगह पे सीमित थे। जैन धर्म सीमित था लेकिन बौद्ध धर्म सीमित नहीं था। क्यों? क्योंकि इस समय ये जो हमारे क्या बोलते हैं गुप्त साम्राज्य के जो शासक होते हैं इन्हीं के समय में एक हमारे विश्वविद्यालय का निर्माण होता है जो कि बहुत ही सुप्रसिद्ध विद्यालय था हमारा प्राचीन इतिहास के अंतर्गत। वो कौन सा था? वो था हमारा नालंदा विश्वविद्यालय। नाम से भली भांति परिपक्व होंगे। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय जो कि तक्षशिला वाले क्षेत्र में पड़ता है और मौर्यों के समय ये विश्वविद्यालय प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में जाना जाता था। यानी सबसे महत्वपूर्ण रूप में या प्रमुखता के तौर पे देखें तो शिक्षा जो प्राचीन समय में एकदम बेहतरीन तरीके से लोग प्राप्त करते थे वो इस तक्षशिला वाले क्षेत्र में नालंदा विश्वविद्यालय का होता है। बौद्धों का एक प्रमुख मतलब शिक्षा केंद्र के रूप में जाना गया प्राचीन समय में। ठीक है, तो इस समय भी ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो यही गुप्त शासकों के द्वारा ही उसका निर्माण करवाया गया। तो ये निर्माण करवाया गया गुप्त काल में और ये किन धर्म से रिलेटेड था? तो वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। तो इससे इतिहासकारों को ये अनुमान लगा कि यहाँ के जो शासक थे उन्होंने अपने वैष्णव धर्म को या ब्राह्मण धर्म को तो अपनाया ही और अपने साम्राज्य में अन्य धर्मों को भी उन्होंने बढ़ावा दिया जिससे कि अन्य धर्मों के या समुदाय के लोग भी समाज में अपना जीवन निर्वहन बड़े ही बेहतरीन तरीके से कर सकें। यानी किसी भी प्रकार का कोई बाउंडेशन नामक शब्द यूज नहीं किया। ठीक है, तो इन्होंने मतलब जैन धर्म को तो सीमित रखा, यानी जैन धर्म इस समय सीमित रूप में था, लेकिन जो हमारा बौद्ध धर्म था इसको इन्होंने बढ़ावा दिया और एक विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से प्रख्यात हुआ। ठीक है, आज भी ये नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन समय का ये पुराना स्थल के रूप में आज भी स्थित है। कभी मौका मिले तो जाना घूमने फिरने वगैरह तो देखना एक बार, या YouTube पे सर्च कीजिएगा एक बार नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, तो काफी सारा मतलब मटेरियल वहां पे देखने के लिए मिलता है जो कि यही गुप्त शासन काल के दौरान में यहाँ का एक प्रमुख शासक होता है जिसको हम लोग समुद्रगुप्त के नाम से जानते हैं। तो इसी के माध्यम से नालंदा विश्वविद्यालय का क्या किया गया? निर्माण करवाया गया। और इसके अलावा इस गुप्त साम्राज्य में क्या किया गया कि गुप्त साम्राज्य में वैष्णव धर्म अर्थात ब्राह्मण धर्म का विकास ज्यादा हुआ और ये जो वैष्णव धर्म है या ब्राह्मण धर्म है ये काफी समय से समाज में था। तो गुप्त काल में भी ये क्या होता है कि एकदम थोड़ा सा उस तरीके नहीं, लेकिन फिर भी अन्य समुदायों की अपेक्षा या अन्य धर्मों की अपेक्षा जो हमारा ये गुप्त साम्राज्य में धर्म था ये वैष्णव धर्म ज्यादा महत्व रखता था समाज में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इन लोगों ने शैव धर्म को भी अपनाया। शैव धर्म अर्थात इसी को बोलते हैं, यानी वैष्णव धर्म को या मतलब एक तरीके से बोले वैष्णव धर्म या ब्राह्मण धर्म या इसी को हम लोग शैव धर्म के नाम से भी जानते हैं। तो इसको भी हमें क्या करना है? याद रखना है। इन्होंने क्या किया? यानी इनके द्वारा पहली बात ये नोट करेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय किनके सामने? ये इन्हीं के समय में किसके द्वारा? समुद्रगुप्त के द्वारा। किससे रिलेटेड था? बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में इन लोगों ने अपने स्वयं का जो धर्म था यानी ब्राह्मण धर्म या जिसको हम लोग शैव
शैव धर्म, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैष्णव धर्म के नाम से जानते हैं। इसका महत्व समाज में ज्यादा था। एंड इसी के पश्चात में यहाँ का एक राजकीय चिन्ह भी था गुप्त साम्राज्य का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी राजकीय चिन्ह के तौर पे अगर हमको कहीं पे भी ये चित्रण मिलता है तो ये चित्र देख करके हम समझ जाएंगे कि यहाँ का ये जो चित्र है ये हमारा गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड हमको देखने के लिए मिलता है। तो उस चित्र में जो चित्रण मिलता है वो गरुड़ का चित्र मिलता है। अगर गरुड़ का चित्र हमको कहीं भी प्राचीन इतिहास में या कहीं पे भी अगर दिखता है तो हम लोग देख करके ही ये परिकल्पना कर सकते हैं कि यह जो गरुड़ का चित्र है यह गुप्त साम्राज्य का एक प्रकार का राजकीय चिन्ह के तौर पे जाना गया। एंड इसी के पश्चात में इस गुप्त काल में और कई ऐसे कार्य किए गुप्त शासकों ने जो कि धार्मिक कंडीशन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाता भी है, और बड़े ही बेहतरीन तरीके से क्या होता है कि गुप्त साम्राज्य में शासकों के द्वारा जो भी कार्य करवाए गए वो धार्मिक कंडीशनों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। क्या होता है कि इनके द्वारा क्या किया गया कि हम लोग यार जानते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी थे, तो जाहिर सी बात है ये धर्म थे तो इनसे रिलेटेड भी मूर्तियां बनती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि समाज में कई सारे ऐसे लोग थे, उन लोगों ने अपने धर्म को अपनाया, तो यार जब वो लोग अपने धर्म को अपनाएंगे उससे रिलेटेड कुछ देवी देवता भी होंगे जिनसे वो पूजा अर्चना करेंगे, अपने देवता की या पूजा करेंगे। तो इस कारणवश यहाँ पे इनकी मूर्तियां भी बनाई गई, जो कि गांधार कला के अंतर्गत बौद्ध मूर्ति और मथुरा कला के अंतर्गत जैन मूर्तियों का निर्माण देखने के लिए मिल जाता है इस गुप्त साम्राज्य में। जैन धर्म की बात आएगी तो मूर्तियों का जो निर्माण होता है वो मथुरा कला के अंतर्गत होता है, अध्ययन कर चुके हैं बड़े बेहतरीन तरीके से। एंड बौद्ध धर्म की अध्ययन कर चुके हैं बड़े ही बेहतरीन तरीके से, जिसमें गांधार कला का प्रयोग होता है। इन दो कलाओं का प्रयोग करके जैन धर्म की मूर्तियां और बौद्ध धर्म की मूर्तियों का विकास गुप्त साम्राज्य में देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा इन लोगों के द्वारा, गुप्त शासकों के द्वारा कुछ हमारे मंदिरों का भी निर्माण करवाया जाने लगा। यानी अभी तक अगर क्लास को एकाग्रता के साथ अटेंड कर रहे होंगे तो यार इतना परिपक्व हो गए होंगे एंशिएंट हिस्ट्री में या प्राचीन इतिहास में, इतनी बौद्धिक क्षमता हमारी विकसित हो चुकी होगी कि अभी तक हम लोगों ने ये देखा था शुरू से अभी तक पूरे इंडिया में किसी भी प्रकार का कोई मंदिर बनाने का साक्ष्य नहीं मिलता है। ये गुप्त साम्राज्य एक ऐसा वंश है जहां से हमको मंदिर के निर्माण के साक्ष्य मिलते हैं। तो इतिहासकारों के द्वारा या पुरातत्वविदों को खुदाई के दौरान कुछ अवशेष प्राप्त हुए जिससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि इस गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत मंदिर वगैरह भी शासकों ने बनवाए, और इसी से अनुमान लगा करके उन लोगों ने ये भी कहा कि समाज में नए नए धर्म थे और ये जो मंदिर बनवाए थे ये हिंदुओं के मंदिर थे। किसके? हिंदुओं से रिलेटेड मंदिर थे। तो इससे इतिहासकारों ने अंदाजा लगाया कि गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत कई सारे धर्म समाज में चल रहे थे, और ये मंदिर बनाने का पहला प्रमाण कहां से मिलता है भारत में? तो वो गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत मिलता है। और इसी से रिलेटेड मूर्तियां भी बनाई जाने लगी, मंदिरों से रिलेटेड, हिंदुओं धर्म से रिलेटेड मूर्तियां बनाई जाने लगी, मंदिर स्थापित किए जाने लगे, उनकी पूजा अर्चना की जाने लगी। तो इस तरह के जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो पहली बार गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। और इसी में अगर बात करें तो ये जो हिंदू के मंदिर प्राप्त होते हैं ये हमको प्राप्त हुआ है, पुरातत्वविदों को जो मंदिर प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है देवगढ़ से, जो कि झांसी में पड़ता है। झांसी में, ये देवगढ़ झांसी में पड़ता है। यहीं से पुरातत्वविदों ने जब छानबीन स्टार्ट की, खुदाई वगैरह स्टार्ट की, तो यार उनको ये मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए
जिनको देख करके इतिहासकारों ने बाकायदा अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात में गुप्त साम्राज्य नामक इतिहास के चैप्टर में व्यक्त करके रख दिया। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में ये जो मंदिर प्राप्त हुआ ये विष्णु देवता से संबंधित था। हिंदू धर्म में बहुत ही प्रसिद्ध देवता थे हमारे विष्णु देवता। इनकी ये मूर्ति यहां से प्राप्त होती है या इन्हीं के संदर्भ में ये मंदिर हमारा बनाया जाता है। और विष्णु देवता के कई रूप थे, ये प्राचीन इतिहास के अंतर्गत इतिहासकारों ने व्यक्त किया है बड़े बेहतरीन तरीके से। और कई रूप तो हैं, उसमें से एक रूप होता है जो कि सबसे प्रसिद्ध रूप है, जिसको दशावतार रूप के नाम से जानते हैं। दशावतार के नाम से जानते हैं, जो कि विष्णु जी का क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध और प्रख्यात रूप है। इसी रूप की मूर्ति हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है या इसी से रिलेटेड मंदिर हमको देखने के लिए मिला है। ठीक है, दशावतार से तात्पर्य है विष्णु जी के 10वें अवतार से संबंधित है। उनके 10वें अवतार की मूर्ति हमको यहाँ देखने से मिल जाती है, जो कि काफी प्रसिद्ध अवतार माना गया प्राचीन इतिहास के अंतर्गत इतिहासकारों के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके के सारी चीजें हमारी धर्म से रिलेटेड बाकायदा गुप्त वंश के दौरान चलती रही और इसी तरीके की व्यवस्था हमारी समाज में चलती रही। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा धार्मिक कंडीशन गुप्त साम्राज्य की। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूरी की पूरी धार्मिक व्यवस्था समाप्त होती है। इसके पश्चात में बात करेंगे, एक क्लास और अटेंड करेंगे जिसमें हम कला के संदर्भ में बात करेंगे। उसके पश्चात ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी एंशिएंट हिस्ट्री के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय